अब आते हैं हम लोग साहित्य से जुड़े हुए। सल्तनत काल के दौरान विभिन्न राजाओं ने कई विद्वानों को अपने दरबारों में जगह दी और इस दौरान उन दरबारियों ने कई पुस्तकों की रचना की जिनसे हमें साहित्य के संबंध में यानी सल्तनत काल के संबंध में जानकारी मिलती है। तो वो कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे जानकारी मिलती है, कौन से उनके लेखक हैं, क्या उनकी मुख्य बिंदु हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ताज उज माशिर। ये हसन निजामी द्वारा लिखा गया है। इसमें सबसे पहले एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ साहित्यकार जिन्होंने इसको लिखा है और इससे जुड़े हुए मुख्य बिंदु जिनसे आपको ध्यान में रखना है। तो ताज उज माशिर यह हसन निजामी की रचना है जो कि ऐबक के दरबार में रहते थे और उसने जो है ऐबक के संबंध में जो है जानकारी दी है। इसके अलावा तबकात ए नासिरी ये बहुत फेमस पुस्तक है और कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। ये मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई है। तो मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई और ये मिनहाज उस सिराज कौन थे? तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के दरबार में रहा करते थे। तो इससे भी कई प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे VVI में से इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा। तो तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई है जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह के दरबार में रहते थे या फिर फिरोज शाह के जो संबंध में जो है ये जानकारी दी गई है। तो तारीख ए फिरोज शाही या फतवा ए जहांदारी ये दोनों के दोनों जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है और बहुत फेमस पुस्तकें हैं और कई बार UGC नेट PCS और IAS के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए इसे भी VVI कर सकते हैं। ये बर्नी जो था वो प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता है। तो यहां से भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी ये दोनों ही बर्नी के द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो फतुहात ए फिरोज शाही क्या है? तो ये फिरोज शाह ने खुद लिखी है। तो फिरोज शाह की ये आत्मकथा है। तो सल्तनत काल में बहुत कम ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो ऐसे में फिरोज शाह से जोड़ करके प्रश्न जो है निश्चित रूप से बनाया जाता है जिसे याद रख सकते हैं। तो फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह की। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शासकों में किस शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज शाह ने लिखी है। तो फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी, किस नाम से लिखी? तो फतुहात ए फिरोज शाही। लेकिन फिरोज शाह से जुड़े हुए जानकारी के लिए तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी किसने लिखी है? तो बर्नी ने लिखी है। अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरक्को यात्री था और भारत आया था और भारत में घूम करके इसने भारत का विवरण दिया है। इस विवरण को किताबुल ए रेहला, कहीं कहीं पे इसे सीधे रेहला नाम से लिखा रहेगा या फिर लिखा जा सकता है किताब उल रेहला नाम से इसने अपने पूरे यात्रा विवरण को लिखा है। इससे जुड़े हुए दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके दरबार में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और कहां से आया था? तो मोरक्को से आया था और इस यात्रा के दौरान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था और एक दरबारी के रूप में कार्य भी करता था। तो इस तरह से किताब उल रेहला किसकी रचना है? तो इब्न बतूता की। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है तारीख ए मुबारक शाही। ये तारीख ए मुबारक शाही ये याहया बिन अहमद सरहिंदी याद रख सकते हैं, अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई है और इसमें सैयद वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। तो सैयद वंश के संरक्षण में ये रहते थे और इसने स्पेशली मुबारक शाह और सैयद वंश के बारे में जानकारी दी है और सैयद वंश के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत यही है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो तारीख ए मुबारक शाही याहया बिन अहमद सरहिंदी की लिखी गई रचना है जो कि सैयद वंश से संबंधित जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है और एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है फतूह उस सलातीन। तो फतूह उस सलातीन ख्वाजा इसामी की रचना है जिसमें गजनबी से लेकर के तुगलक वंश तक की जानकारी मिलती है। तो गजनबी जब 17 आक्रमण करके लौट जाता है उसके बाद के संबंध की जानकारी और वहां से लेकर के तुगलक वंश का जो शासन चलता है वहां तक के संपूर्ण जानकारी को एक पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है ख्वाजा इसामी ने और इस पुस्तक का नाम है फतुहात उस सलातीन। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस दृष्टि से भी आप इसको याद रख सकते हैं।
सलातीन, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, यहां से याद हो जाएगा। सलातीन मतलब सल्तनत काल तक, तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि सलातीन यानी ये ख्वाजा इसामी की रचना है जिसमें गजनवी से लेकर सल्तनत काल तक की जानकारी मिलती है। अब आते हैं इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कि एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, शिक्षा के क्षेत्र में काफी जानकार था, उसने कई किताबों की रचना की जो कि इतने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। अमीर खुसरो के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, कासगंज जो वर्तमान में है यूपी क्षेत्र में। ये भारतीय था। इसे तूतीय हिंद अर्थात भारत के तोता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का तोता या तूतीय हिंद का तमगा जो है वो किसे दिया जाता है, तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। यह बलबन के दरबार में रहना शुरू करता है और वहां से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहता है, यानी बलबन के उत्तराधिकारी, और उसके बाद बीच में खिलजी वंश के सारे वंशज जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से करके यह कई राजाओं के शासनकाल में ये रहता है। तो कभी भी इससे जब प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में था, तो कोई एक उत्तर इसमें नहीं हो पाता है। यही कारण है, क्योंकि बलबन के दरबार में भी था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी था, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में भी था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी था। तो कई ऐसे शासक थे जिसके दरबार में इसने अपना समय व्यतीत किया। इस दौरान उसने कुछ आविष्कार किए, सितार का और तबला का आविष्कार किया। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। इसके अलावा खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। अधिकांश जो मुसलमान भारत में थे वो अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए हमेशा ये दावा करते थे कि वो तुर्क मुसलमान है और तुर्क के इलबरी वंश से संबंधित है, ताकि वो अपने आप को उच्च और श्रेष्ठ घोषित कर सके। लेकिन ये पहला मुसलमान था जिसने स्वयं स्वीकार किया कि नहीं, मैं भारतीय मुसलमान हूं और भारत में ही मैं जन्मा हूं और भारतीय हूं। तो इस तरह से इसने, अमीर खुसरो ने भारत में जो है भारतीय होने का जो है गर्व की अनुभूति कराने का पहला प्रयास जो है मुसलमान के तौर पे इसी ने किया था। इसके अलावा इन्होंने कव्वाली शैली को आरंभ किया। जो कव्वाली शैली इस्लाम में संगीत का एक अच्छा प्रचलन बन चुका है, वो कव्वाली शैली भी सबसे पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई थी। तो जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अमीर खुसरो से जोड़ करके प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो की रचनाओं की ओर आते हैं तो किरान उस सादेन, ये इसकी सबसे पहली रचना में आता है, किरान उस सादेन। इसके अलावा मिफ्ता उल फतूह और खजाइन उल फतूह, तो दोनों उल फतूल ये याद रख सकते हैं, अमीर खुसरो का है। मिफ्ता उल फतूह, खजाइन उल फतूह। इसके अलावा आसिका, ये भी रचना जो है वो अमीर खुसरो की है। नूह सिपिहर, ये भी उसकी रचना है। और सबसे अंतिम रचना जो है उसका है तुगलकनामा। तुगलकनामा चूंकि वो तुगलक वंश तक ही अंत में रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो तुगलकनामा जो है उसकी सबसे अंतिम रचना है। तो एक बार फिर से हम लोग सबको रिकॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को लास्ट करेंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में कई पुस्तकों की रचना हुई थी। ताज उस माशिर हसन निजामी की रचना है जो ऐबक के संरक्षण में था। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है जो कि सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में रहता था। तारीख ए फिरोज शाही फतवा ए जहांदारी बरनी की रचना है जो पहले MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चला जाता है। फतुहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह की आत्मकथा है। किताबुल रेहला इब्न बतूता की रचना है जो मोरक्को से भारत आया था। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है जो कि सैयद वंश के संबंध में जानकारी देती है या मुबारक शाह के संबंध में जानकारी देती है। फतुह उस सलातीन ख्वाजा इसामी की रचना है जो गजनवी से लेकर के सल्तनत काल तक के इतिहास को एक साथ दर्शाता है। और सबसे अंत में सबसे प्रमुख है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना में किरान उस सादेन, मिफात उल फतूह, खजाइन उल फतूह, आसिका, नूह सिपिहर और लास्ट है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा जो है उसकी लास्ट रचना थी और ये सबसे अंतिम रचना के उसके रूप में जानी जाती है।
इसके अलावा नोट में जो पॉइंट लिखा गया है इसको याद रख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी, राजभाषा थी, वो फारसी थी। फारसी भाषा ही मूल रूप से थी और अधिकांश जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो फारसी में ही लिखे जाते थे। मैं आपको बता दूं कि इसी दौर में हिंदी का प्रचलन हुआ था। जो पद्मावत था मलिक मोहम्मद जैसी, वहीं से हिंदी की प्रचलन को जो है सपोर्ट मिलता है। और अमीर खुसरो ने ही कहा था कि फारसी की तुलना में हिंदी कहीं से भी कम नहीं है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो अमीर खुसरो से जोड़ करके पूछा जा सकता है। तो आज का जो ये वीडियो था ये पूरी तरह से केवल फैक्ट पे आधारित था। इस फैक्ट्स को थोड़ा सा पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसको थोड़ा 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। और हर बार एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि कभी भी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले ऑब्जेक्टिव जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा।